गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। पिछले शो से राजेश पालवी और आशीष बहेती बने हुए हैं। निर्मल बैंक से विकास सालुंके और एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह भी अपने टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। साथ ही आज कॉर्पोरेट स्कैन में हम एक नेक्स्ट जेन पर फोकस करने वाले हैं। बलरामपुर चीनी मिल्स की प्रमोटर अवंतिका सरोगे से करेंगे एक खास चर्चा। उसके अलावा बिग मार्केट वर्सेस में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी और टेक्निकल्स पर केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में आपके लिए शो में, लेकिन एक बार जरा मार्केट पर नज़र रखते हैं। डे हाई से थोड़ा स्लिप हुए 19,818 पर। अगेन ये जोन जो हमने बार बार डिस्कस किया, ये जोन फंसने वाला जोन है, इसमें आप फ्रेश बाय नहीं कर सकते। अब आपको वेट करना होगा कि 19,875 निकले या नहीं। बैंक निफ्टी भी फ्लैट, आईटी इंडेक्स डे लो पर, लेकिन दिन है आज ब्रॉडर मार्केट का। टॉप गेनर एमसीएक्स अब 7.5% ऊपर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छी रैली, एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल और अदानी ग्रुप में एक शानदार रैली। वीरू जैम, ये अब तक का अगर आप देखें मूव था मार्केट का, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक। पैनल आपकी स्क्रीन पे है जो कि इस कार्यक्रम में मौजूद है इस वक्त। राजेश पालवी, आशीष बहेती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। विकास सालुंके और सुदीप शाह एसबीआई सिक्योरिटी से फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ जुड़े हुए हैं। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके दो कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में आज भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। हालांकि सुबह से हमने देखा है कि वापस निफ्टी 19,840 स्पॉट के आसपास रजिस्टेंस लेते हुए देखने मिल रहा है। जैसे ये क्रॉस होगा तो एक पॉजिटिव रिटर्न देखने मिलेगा। मेरे दोनों भी बाय साइड रहेंगे। पहले रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा। यहाँ पे मुझे लगता है 790 के ऊपर वापस ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ से ऊपर में एक 820 के आसपास के टारगेट अभी भी इसमें इंटैक्ट है। हमने देखा था कि लास्ट वीक में एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला था, तो यहाँ पे बाय कॉल रहेगा 782 के स्टॉप लॉस से। दूसरा रहेगा कॉनकॉर। कॉनकॉर भी आज वापस एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। मुझे लगता है ऊपर में 780 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। हमने देखा था कि लास्ट कुछ 5-6 दिन में एक साइडवाइज मोमेंटम देखने मिल रहा था, बट लाइन चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है 758 का, और अभी उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 748 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के 780 के टारगेट के लिए कॉनकॉर यहाँ पे बाय करके लेके जाना चाहिए। ओके, कॉनकॉर यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सुदीप को भी जोड़ लेते हैं। सुदीप जी, गुड मॉर्निंग। आपकी पिक्स? जी अनुज, गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को। मेरा पिक है, आज का पहला स्टॉक है इरकॉन। रेलवे काउंटर है। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में रेलवे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और जो हिसाब से स्टॉक में हमने देखा था कि 140-45 के लेवल से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया था, और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि ब्रेकआउट के बाद भी 165-170 के बीच में एक कंसोलिडेशन देखा गया था, और आज हम ये कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट देख रहे हैं वॉल्यूम्स के साथ। तो मुझे लग रहा है यहाँ से इरकॉन खरीदा जा सकता है 165 के स्टॉप लॉस से 180-185 के टारगेट्स के लिए। सेकंड स्टॉक है हिंडाल्को। अब मेटल इंडेक्स में जो तेजी हमने देखी थी, और खास करके डॉलर डीएक्सवाई का जो ब्रेकडाउन हुआ है 103.50 के नीचे, तो वहां पे मुझे लग रहा है मेटल्स के लिए ये काफी फेवरेबल होगा, और इसी में सबसे ज्यादा अच्छा पैटर्न मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को में है। अगर हिंडाल्को का हम चार्ट देखें तो स्टॉक ने अपना जो सितंबर 15-16 का जो एक स्विंग आया है 508 का, उसके ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। पिछले 3 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम भी बना रहा है, और इसी के साथ जो इंटरमीडिएट अगर हम थोड़ा लंबी अवधि का भी चार्ट देखें तो जनवरी 2023 के स्विंग हाइस के भी ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है सारे शॉर्ट एंड मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस फेवर में है यहाँ पे, और यहाँ पे 505 के स्टॉप लॉस के साथ 535-540 के टारगेट्स के लिए हिंडाल्को बाई किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये समय की ट्रेडिंग कॉल्स। अब एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा डिटूर लेते हैं। कॉर्पोरेट स्कैन में खास चर्चा के लिए आज हमारे साथ बलरामपुर चीनी मिल्स की प्रमोटर अवंतिका सरोगी मौजूद हैं, जो कि एग्री कारोबार में एक बेहद जाना माना नाम है। बलरामपुर चीनी मिल्स में कमान संभालने वाली अवंतिका प्रमोटर ग्रुप की चौथी पीढ़ी की सदस्य हैं। कैलिफोर्निया के स्क्रिप्स कॉलेज से बीए ऑनर्स करने के बाद 2019 में कारोबार की जिम्मेदारी संभाली। अवंतिका चीनी सेक्टर को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहती हैं, और आइए जानते हैं उनसे कि क्या उनका विजन है और क्या आगे वो बलरामपुर चीनी के लिए करना चाहती हैं। अवंतिका जी, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पहले तो ये बताइए कि आपने ये बिजनेस ही ज्वाइन करने का क्यों सोचा, क्योंकि आपके पास तो काफ़ी एवेन्यूज़ रहे होंगे, और आपका विजन क्या है बलरामपुर चीनी को लेकर? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए अनुज जी। मैंने इस बिजनेस को क्यों चुना, मुझे लगता नहीं कि मैंने इस बिजनेस को चुना, पर समहाउ इस बिजनेस ने मुझे चुन लिया।
मैं आपको अगर सच बताऊं तो कोई प्लान्स नहीं थे इनिशियली जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। उसके पहले मैं सोच रही थी दैट आई माइट बिकम अ बिग रेस्टोरेंटर और मैं शायद फोटोग्राफी और उन सारी क्रिएटिव फील्ड्स में जाऊं। पर समहाउ जो खून की पुकार होती है वो आ ही जाती है। तो 2019 में जब मैंने ज्वाइन किया, मेरी दादी जी उस समय जीवित थी, पर उन्होंने काम से स्टेप डाउन ले लिया था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब से मैं 1 साल की बच्ची हूँ तब से हर साल समर और विंटर वेकेशंस में हम लोग फैक्ट्री जाया करते थे। तो एक तरीके से मेरी कॉलेज वहां से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी और ट्रेनिंग वहां से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। और जब बिजनेस ज्वाइन किया तो ऐसा लगा कि घर आ रही हूँ। ओके अच्छा, आपने एक चीज़ जो मुझे कही थी कि आप ऑब्वियसली अब क्योंकि आप नेक्स्ट जेन से बिलोंग करती हैं और हम सबका फोकस एक एनवायरनमेंट पे रहता है, और शुगर केन बिजनेस में एक हमेशा से एक कंसर्न ये रहा था कि उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, तो उसके ऊपर भी आप काफ़ी फोकस कर रही हैं। तो बिजनेस को इम्पैक्ट किए बिना वो कैसे पॉसिबल है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो एक बहुत सारी मिथ्स होती हैं हर चीज से एसोसिएटेड। फॉर एग्जांपल, शुगर केन में सबसे बड़ी मिथ है कि इट इज अ वाटर गजलर, मतलब पानी का बहुत ज्यादा उसमें नीड है दूसरे क्रॉप से ज्यादा, रादर दूसरे एथेनॉल प्रोड्यूसिंग क्रॉप से ज्यादा। जो कि मैं इन्हीं चीजों को पर्सपेक्टिव में भी डालती हूँ कि आप अगर किसी 4 महीने के क्रॉप को किसी 12 महीने के क्रॉप से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली पानी की लागत आपको लगेगी ज्यादा 12 महीने वाले क्रॉप में। बट इसका ये मतलब नहीं कि सच में वो ज्यादा है। तो एक तो हमें कंपैरिजन ठीक तरीके से करने चाहिए, जो कि मैं कहती रहती हूँ। और दूसरी चीज की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप्स को, उनसे ज्यादा हम लोग नॉर्मल ट्रेडिशनल वेज में देते रहते हैं। तो डेफिनेटली किसानों से एंगेज करना और उनको बताना दिखाना एंड उनको चीजें भी उपलब्ध करवाना जिससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट शुगर केन का एनवायरमेंट पे कम हो सके, जैसे कि पानी की बचत, दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की अगर बात की जाए, हम लोग बायो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हमने स्मॉल स्केल की अपनी प्लांट भी लगाई है और हम अपने ग्रोअर्स को खुद ही ये सारी चीजें प्राप्त करवाते हैं। और उनको जितना हो सके मैकेनिकल और बायो कंट्रोल पे हम डालना चाहते हैं। इनसे आप बिलीव नहीं करेंगे, इनसे इनके पैसों की भी बचत होती है, क्रॉप भी बेहतर होती है, और हमारे बिजनेस के लिए तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें अच्छी होती ही हैं। अच्छा, ऑब्वियसली आपका एक बिजनेस का बहुत बड़ा एरिया यूपी में है और हमने काफ़ी पॉलिटिकल चेंजेस भी देखे हैं वहाँ पर। एक समय पे एकदम सिक्लिकल बिजनेस होता था, किसानों को कई बार अच्छे पैसे मिलते थे, कई बार नहीं मिलते थे। अब आप क्योंकि नेक्स्ट जेन से बिलोंग करती हैं, कंपनी की ग्रोथ में किसानों को भी उसी हिसाब से पार्टिसिपेशन मिले, इसके लिए आप क्या कर रही हैं? बिल्कुल, आई थिंक कि अगर हम किसानों की बात करें और हम प्रधानमंत्री का जो सपना है कि किसान की आय दुगनी हो, अब एक ही फसल बचती है हमारे पास जिससे किसानों की आय हम दुगनी कर सकते हैं, और वो है गन्ना। क्योंकि जितना आप लालन पालन पोषण गन्ना को देंगे, वो उतनी ही यील्ड आपको देगा। ये चीज और किसी भी क्रॉप में पॉसिबल ही नहीं है, ना ही मेज, ना ही राइस। हालांकि ऑफ कोर्स वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एथेनॉल मिक्स के लिए, पर गन्ने में जो समृद्धि लाने की क्षमता है वो और किसी भी क्रॉप में नहीं है। तो जैसा कि हम लोग की जो यील्ड आती है एवरेज फार्मर की, अभी बहुत गुंजाइश है उसको दुगनी करने की। तो पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा निर्देश हुआ। प्राइस एक जगह पर है, प्राइस बढ़ती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, 10 रुपए बढ़ जाएगी, ऐसे कुछ शायद। पर जब यील्ड बढ़ती है तो वो 1.5 गुनी 2 गुनी हो सकती है। तो इसमें सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और सही समय पर सही चीजें करने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं कि हम खर्चा बढ़ाकर ही यील्ड अच्छी पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से भी बोलते हैं, अपनी तरफ से भी बोलते हैं। और एक चीज जो मैं गवर्नमेंट के बारे में कहना चाहूंगी,
वो है कि जो हमारे बिजनेस के लिए उन्होंने एक इजी फ्लो ऑफ बिजनेस किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने छोटे से दृष्टिकोण से अगर समझाना चाहूँ, तो जब मैं छोटी थी और जैसा कि मैंने कहा, हम लोग फैक्ट्री जाया करते थे महीने 2 महीने के लिए, तो उस समय मुझे कभी भी अनुमति नहीं थी कि अंधेरा हो जाए और मैं बाहर निकल जाऊं फैक्ट्री के। आज के दिन पे डिनर पे अगर 11 बजे रात को भी कोई मीटिंग खत्म होती है, मैं दूसरे फैक्ट्री जा सकती हूँ और फिर वापस लखनऊ आ सकती हूँ और मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो यही है मेरे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके। तो इस समय शुगर बिजनेस में आप किस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं? क्योंकि एक समय पर तो ये साइक्लिकल बिजनेस होता था, हम 4 साल की साइकिल की बात करते थे, उसके बाद लॉसेस आ जाते थे। अब इस समय बिजनेस में आपको क्या पोटेंशियल दिख रहा है जिसमें आप एक विजिबिलिटी बता सकती हैं कि किस तरीके की विजिबिलिटी दिख रही है आपको? आई थिंक सारे लोग अग्री करेंगे कि साइक्लिकलिटी ऑफ शुगर और शुगर केन बिजनेस एथेनॉल के आगमन से कंप्लीटली जीरो हो चुका है। प्रॉब्लम यही हुआ करती थी कि कैश फ्लो का एक साइकिल ठीक से नहीं बैठ पाता था, क्योंकि चीनी तो बनाएंगे 5-6 महीने के लिए और आपको बेचना है पूरे साल में। फिर जिस साल चीनी ज्यादा तो प्राइस कम, और एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी एंड पावर के बहुत ड्यूज हुआ करते थे, जो कि अब ये सारी चीजें एथेनॉल के आने से एक कैश फ्लो हमारे अच्छे सिनेरियो में आ गया है। हम सिर्फ चीनी से नहीं, पर हम एथेनॉल बेचकर भी कुछ अपना कैश फ्लो बढ़ा सकते हैं। तो चीनी की स्टॉकिंग कम हो गई है। आई मीन इस साल तो मेरे हिसाब से हम लोग ऑलमोस्ट नेक टू नेक चलेंगे, या फिर थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी स्टॉक में 1 मिलियन टन में भी। पर इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने एथेनॉल प्रोग्राम बिठाई है, इसकी वजह से हम एक्सपोर्ट करें या ना करें, वर्ल्ड मार्केट में कुछ हो या ना हो, हमारा देश बिल्कुल सिक्योर हो गया है। और साइक्लिकलिटी वाली शब्द शायद अब हमें भूल जानी चाहिए चीनी के बिजनेस के बारे में बात करते हुए। ओके। अवंतिका जी, आज हमारे पास इतना ही समय है। मैं आपके साथ एक स्पेशल शो करना चाहूँगा। आप इनफैक्ट आपके साथ और विवेक जी के साथ, दोनों के साथ शायद एक शो करें आपके किसी एक प्रीमाइस पर, और मैं पूरे बिजनेस को समझना चाहूँगा आपसे। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार। चलिए, तो ये बात हो गई बलरामपुर चीनी की। अब मूव करते हैं और बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी जुड़ गए हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लग रहा है एफआई की बाइंग आनी शुरू होने वाली है, बहुत क्लोज हैं हम उसके, इतनी बड़ी रैली मिस करने के बाद। मुझे लगता नहीं है कि एफआई की बाइंग जो हिसाब से अप्रैल और सितंबर ये साल की बात कर रहा हूँ, जितनी बाइंग तभी आई, उतनी बाइंग मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी लौट के आएगी। और उसकी वजह यह है कि मैं कुछ हफ्तों पहले अमेरिका में था, काफी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मिलके आया हूँ, और उनका यही कहना है कि भाई इंडिया इज डेफिनेटली द ऑल्टरनेटिव टू चाइना, उसमें कोई शक नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि आज की तारीख में इंडिया का वैल्यूएशन जो 1 ईयर फॉरवर्ड जो 20 टाइम पे है, वी आर स्टिल द मोस्ट एक्सपेंसिव लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और उसकी वजह से लोग अभी भी हिचकिचा रहे हैं टू इंक्रीमेंटली पुट न्यू मनी टू वर्क इन द मार्केट। तो मुझे लगता नहीं है कि स्पेसिफिकली नेट एफआई इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जो आ रहा है, मुझे लगता है इस महीने में पॉजिटिव नंबर आ चुका है सो फार, और मुझे लगता है कि ये लेवल पे ही रहेगा। मुझे लगता नहीं कोई बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आएगा एट दिस पॉइंट। ओके गौतम जी, जब ये एफआईएस के पैसे दोबारा आने के क्रम की हम बात कर रहे थे, उस वक्त एक स्टॉक जहन में आता है एचडीएफसी बैंक। मैं एचडीएफसी बैंक पे यहाँ पे इस चर्चा में बहुत जल्द इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आपने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे एक बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत पॉजिटिव व्यू लिया था। CY23 में जो अप्रैल से ये मूव शुरू हुआ, उसमें मिड कैप तो काफ़ी चले, मिड कैप्स काफ़ी चले, लार्ज कैप्स नहीं डोमिनेट कर पाए, एंड स्पेशली स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, वो बैकफुट पे रहे। अब आपका व्यू इन स्टॉक्स पे जिन पर आप काफ़ी बुलिश रहे हैं, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स। आपकी बात सही है कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, करीबन एचडीएफसी बैंक को आप देख लो, करीबन 2-2.5 साल में उसने कुछ खास रिटर्न दिया ही नहीं है। और ये मैं बताऊं कि इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू एचडीएफसी बैंक, आप दूसरे स्टॉक्स को भी देखिए जो करीबन 2 या 3 साल से उन्होंने कुछ खास रिटर्न दिए नहीं है।
लेकिन जहां तक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का सवाल है, मुझे लगता है कि इट इज स्टिल बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स फ्रॉम अ अर्निंग स्टैंड पॉइंट। जो अर्निंग्स के हिसाब से देखा जाए तो दूसरे क्वार्टर में बैंक्स की अर्निंग्स अच्छी रही है। वैल्यूएशन काफी सस्ते है। अभी आप देखिए HDFC बैंक को ही वो करीबन 40 से 45% डिस्काउंट पे चल रहा है आज की तारीख में, 2.4 टाइम्स फॉरवर्ड प्राइस टू बुक, और जब हिस्टोरिकली उसका उसका वैल्यूएशन रहा है 4 टाइम्स प्राइस टू बुक। तो मुझे लगता है कि ये आप देखिए कि वो हिसाब से ये बैंक्स के वैल्यूएशंस सस्ते हैं, महंगे नहीं है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपको करना हो, जो मतलब मैं 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करीबन 2 या 3 सालों की बात कर रहा हूँ, तो ये सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विल डू वेरी वेल। ओके, बिल्कुल। टू व्हीलर स्पेस में बहुत बड़ी रैली हुई है गौतम, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? और अक्रॉस द बोर्ड हुई है, ऐसा नहीं कि कोई एक स्टॉक रह गया हो। नहीं, मुझे लगता है कि टू व्हीलर में ये रूरल डिमांड जो, और सिर्फ रूरल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टियर 3 टियर 4 टाउन्स की भी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे द एक्चुअल डिमांड जो है वो अर्बन में नहीं है, वो एक्चुअली द अदर पार्ट ऑफ इंडिया, भारत जिसको बोलते हैं, वहां से डिमांड इंक्रीमेंटली आ रहा है। बजाज ऑफ कोर्स करीबन मोर देन हाफ द रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहे हैं, तो बजाज की बात थोड़ी अलग है। लेकिन जो डोमेस्टिक फोकस्ड टू व्हीलर्स है, TVS हो या हीरो हो, मुझे लगता है उनकी तरफ से डिमांड रिटर्न, जो रिटर्न ऑफ डिमांड आ गया है फ्रॉम द स्मॉलर टाउन्स एंड रूरल इंडिया से, दैट इज बीन द बिग पॉजिटिव। मुझे लगता है कि रैली विल कंटिन्यू। अच्छा गौतम जी, एक स्पेस बात कर चुके हैं हम जिस पे, वो थे प्राइवेट बैंक्स। आप रियल स्टेट पे काफ़ी बुलिश थे, और मेरे जो इस ईयर से, मतलब जब ये 23 शुरू हो रहा था या फिर 22 के अंत में भी जो बात हुई थी, उसमें आप रियल स्टेट पे काफ़ी बुलिश थे। पैसा बना है इस स्पेस में, आपका कोई मूड या फिर कोई ऐसा चेंज इन व्यू कि अब बहुत पैसा बन गया है? निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 707 पे ऑल टाइम हाई पर, ऑल स्टॉक्स आई थिंक, आई मीन गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF ने बड़ा मूव दिया। कुछ प्रॉफिट्स आप कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर अभी आप कंटिन्यू करेंगे उसको? मुझे लगता है कि रियल एस्टेट जो करीबन 7 से 8 सालों तक ठंडा रहा था, डिमांड नहीं था, इन्वेस्टरों ने जो पैसा गंवाया था सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वजह से, इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सफल नहीं रही। मुझे लगता है ये 7 या 8 साल का जो दौरा था वो खत्म हो चुका है। और आप देखिए पिछले करीबन 3 सालों में जो लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया है, उसका पैसा रियल एस्टेट में आना शुरू हो गया है, और भी आया, मुझे लगता है और भी आएगा। ये एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि जो कुछ क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम इनकरेज हो रहा है, चल रहा है, उसकी मुझे लगता है कि जो लोग 2 बेडरूम में ठहरे थे, अभी शायद 3 या 2.5 बेडरूम में जाने को तैयार है, क्योंकि एक छोटा सा बेडरूम जो रहेगा वो ऑफिस रहेगी, और बाकी 2 मतलब रेजिडेंशियल रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जो डिमांड विच वी आर सीइंग, और ये डिमांड जो रियल एस्टेट की है, सिर्फ बंबई या दिल्ली में नहीं है, आप छोटे शहरों में भी जाओ तो वहां पे भी डिमांड है। तो ये इसका ये मतलब है कि दिस इज a 180 डिग्री टर्न इन द रियल एस्टेट सेक्टर अक्रॉस द कंट्री। और मुझे लगता है कि यस, आपकी बात सही है कि कई रियल एस्टेट कंपनीज के शेयर अच्छे रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से भी वो सेक्टर स्ट्रांग रहेगा, और वी शुड स्टे इन्वेस्टेड इन द रियल एस्टेट सेक्टर। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कीडेनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से करेंगे खास बातचीत। सुशील केडिया आइए जानते हैं उनसे कि किन शेयरों पर इस समय उनका फोकस है। सुशील जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत करेंगे आज के रॉकेट कॉल्स के साथ, बताइए कौन से स्टॉक्स पर फोकस है? जब चल जाएगा तो रॉकेट कहलाएगा, अदरवाइज तो रिस्क ही ले रहा हूं मैं अनुज। तो आप एमटार टेक्नोलॉजीज ने काफी कंसोलिडेशन कर लिया, एक समय का मिसाइल रहा ये, अभी भी यहाँ से 50% की एक नई उछाल बन सकती है, 3200-3300 तक का एग्जिट मिल सकता है। तो करीब 2150 का स्टॉप लॉस लगा के एमटार टेक्नोलॉजीज किसी भी पुल बैक में हमने लेने की सलाह अपने निवेशकों को दी है। क्या पता आपकी ये क्लासिफिकेशन में, आपकी जार्गन में रॉकेट साबित हो जाए। 50% काफी होता है, तो इसको हम उस कैटेगरी में रखेंगे।
ओके, तो एमटार टेक आज की बिग कॉल। उसके अलावा और कौन से शेयरों पर नजर है सुशील? देखिए शेयर्स तो सारे जो है वही पुराने चलेंगे। मेन है पहले इंडेक्स का एक पिक्चर क्लियर करें अगर आपकी अनुमति हो। बिल्कुल इंडेक्स कर ले। बिल्कुल। तो निफ्टी के अंदर में आप देखो, आप हमारा निफ्टी का ये कॉल है कि 19,925-30 के ऊपर चलते हम निफ्टी में एक बाई कॉल को दोबारा से ट्रिगर करेंगे। 8 दिन से कंटिन्यूअसली साइडवेज कंसोलिडेशन में है और अब अगर ये इस ब्रेकआउट को दे देता है निफ्टी इस हरी लाइन के ऊपर, आप देखिए 19,920-21 का ट्रायंगुलर पैटर्न के ऊपर जाते 20,300 तक का इमीडिएट उछाल, और 20,350 के भी ऊपर चल पड़े तो 20,600 की एक कॉल बनेगी। तो सारे ही लार्ज कैप्स और अक्रॉस द बोर्ड एक मार्केट में अगर नया हाई आता है तो एक उमंग उल्लास का सा माहौल बनना चाहिए। और साथ में बैंक निफ्टी मुझे लगता है 45,000 की तरफ अब दोबारा जा रहा है, और बैंक्स ने जो अंडर परफॉर्मेंस दिया पिछले 8-9 दिन में, जहां निफ्टी खाली साइडवेज रह गई, बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ चल गई, वो एक कैचअप रैली होगी। जो बिल्कुल निम्बल फुटेड ट्रेडर्स हैं वो 10 रुपए का उछाल पंजाब नेशनल बैंक में खेल सकते हैं, पर जो बिल्कुल थॉटलेस ट्रेडर्स नहीं है उनके लिए बड़ा ट्रैप बनेगा बैंक्स में। 45,000 की इस रैली में बैंक निफ्टी में मुझे लगता है बहुत बड़ा ट्रैप बनेगा, जिसके बाद वाले करेक्शन में बैंकों की भयंकर धुलाई हो जाएगी। इस सेटअप में लार्ज कैप्स में बैंक्स एक रैली, और एक बार आईटी के भी स्टॉक्स की रैली रुक गई है तो लार्ज कैप्स में निफ्टी के अंदर फिर ये नया हाई आएगा कहां से? अभी टाटा मोटर स्क्वीज हो जाएगा 715 तक, या आपके रिलायंस में 3% उछल जाएगा, एसबीआई 2.5-3% की रैली दे देगा। तो असमंजस के से माहौल में एक नया हाई जिसमें बैंक्स ट्रैप बनाएंगे, ये मेरा लार्ज कैप्स का समीकरण है। और अगर अब आप बी ग्रुप की बात करना चाहो तो हमारे वही सारे पुराने स्टॉक्स को ही मैं रीएम्फसाइज। तो आपने बैंक्स पर भी, आईटी पर भी टिप्पणी करी, और एमटार आपकी स्क्रीन पे लिखी आइएगा। अभी बातचीत शुरू हुई थी करीब 2230 से, नाउ 2277 ऑन द हाई साइड, दिन के सर्वोच्च तौर पे आके ट्रेड करता हुआ। सुशील जी, इस बार एक बहुत स्ट्रांग मूव ओएमसीज में देख रहे हैं। लुक एट एचपीसीएल और आईओसी को देखिए आप, 107, मतलब ये लगभग 3-4 साल के हाइज हैं। बीपीएसएल पे सेम केस, बीपीएसएल में लगभग ये वर्ष भर का हाई है। इनको कैसे रीड कर रहे हैं आप? ये अक्सर ये जो दिन भर में 2% बढ़ने वाले शेयर्स पर जो ध्यान आकर्षण आ जाता है सबका, तो हमारा तो काम करने का तरीका अलग है। अब अगर हम लोग 330-40 में जोखिम लेके, झोला नहीं, थैला नहीं, बक्सा भर के हमने माल लिया, तो अब जब सारे लोग उछल उछल के लेंगे तभी तो हमारे को एग्जिट मिलेगा। तो हमारे तो एग्जिट मोमेंट है ये। अब एनी डे इसमें एग्जिट का सिग्नल ट्रिगर होगा हमारे लिए सारी ओएमसीज में, और हम जो नीचे से दाब दबोच के बैठे हुए हैं वो सब हम छोड़ छाड़ के फेंक फाक के भागेंगे। तो हमें लास्ट में एक्साइटेड नहीं होना है, जब दुनिया को एक्साइटेड होना है तभी हमारा माल बिकेगा, और वो पैटर्न्स बन रहे हैं। आपके लिए एग्जिट लेवल है अभी, मतलब दुनिया जहान अब इसमें एंट्री ना करे, मतलब वाजिब राय ये है ना? इतना उत्तेजना हो चुकी, 330 वाला 430 होने को आ गया, मलाई खा ली, छाछ पी ली, अब क्या है? बचे हुए बर्तन चाटने वाला काम बचा है इसमें। नहीं, बात अल्टीमेटली आप यही कहना चाह रहे हैं ना, नो बाय एज ऑफ नाउ। नो बाय, कमेंट करें अपने वेटिंग टू सेल एंड शॉर्ट सेल एनी टाइम। नो बाय, वेटिंग टू सेल, ये बोलिए, एनी टाइम एंड शॉर्ट सेल। यस, ये कमेंट मुझे आपका आखिरी वाला अच्छा लगा। अब आते हैं सीमेंट स्पेस पे। सीमेंट स्पेस में आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में कुछ मूव है। अल्ट्राटेक सीमेंट में काफ़ी अच्छा खासा मूव आया था, अभी भी आ रहा है। अभी सीमेंट पे आपका व्यू? देखिए सीमेंट पे हमने लास्ट आपको एक सलाह ये दी थी कि इंडिया सीमेंट्स डबल हो जाएगा, जिसपे कुछ लोगों की टिप्पणी थी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो कैसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनेगी वो विजन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 450 कैसे होगा। वो उछाल कूद अब बड़ी चाल उसमें शुरू हो गई। एसीसी हमारा एक सेकंड रिकमेंडेशन था, उसमें भी आप देखो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अप है, रिलेटिवली रिस्क बहुत लो है। एसीसी, गुजरात अंबुजा और इंडिया सीमेंट्स। एसीसी और गुजरात अंबुजा बिकॉज अडानी की कंट्रोवर्सी के कारण ये दबे हुए थे, तो ये रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस में मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत लगता है ट्रेडिंग के लिए। बाकी भी सीमेंट के स्टॉक्स में एक बम्प अप बन सकता है, श्री सीमेंट थोड़ा सा बम्प अप कर जाए, रैम को थोड़ा सा कर जाए, ये सारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो लैगार्ड्स ही लेना है, और जिनमें मूव आ चुकी वहां से पैसा हटाना है। तो वी विल मेंटेन बाय ऑन एसीसी, अंबुजा एंड इंडिया सीमेंट्स विद द स्ट्रॉन्गेस्ट बाय ऑन इंडिया सीमेंट। वो हमारा कॉल मेंटेन है। ओके, ठीक है। फार्मा में कोई स्टॉक काफी चले हैं, फार्मा स्टॉक्स, डीवीज, ग्लेनमार्क, लुपिन, यहाँ पर कोई पिक? फार्मा में देखिए कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में सेलिंग
और शॉर्ट सेलिंग के भी पैटर्न्स बनने लग गए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं। टॉरेंट को हम शॉर्ट सेल करने की सलाह दे चुके हैं अपने निवेशकों को, तो आप लोगों को बताने के पहले वो बताना जरूरी है। टॉरेंट में एक शॉर्ट सेल का सिग्नल बन चुका है। सिप्ला में भी अब करीब करीब देखिए शॉर्टिंग की तैयारी शुरू हो गई है। डॉक्टर रेड्डीज में भी वही होगा। पर जो पिछड़े हुए जो फार्मा शेयर्स है, फार्मा रिलेटेड है, अब अलग लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे, ट्रेडिंग पर नहीं, तो अब आपका चाहे सीक्वेंट साइंटिफिक है, वो हम 2 साल के व्यू में यहाँ से 5 बैगर 10 बैगर देखते हैं, या अगर हमको ये बायोकॉन या शिल्पा मेडिकेयर है, ये भी स्टॉक्स हमें लगता है कि इनको ट्रेडिंग नहीं करो, 6 महीने के लिए पकड़ के बैठो तो 60-70% बढ़ जाएंगे। तो छोटे वाले फार्मा स्टॉक्स को निवेश के नजरिए से पकड़ के रखना है। और ये लार्जर स्टॉक्स में करीब करीब सब में जो हमने आपके साथ मई में जून में बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस लार्ज कैप फार्मा की बात की थी, वो साइकिल करीब करीब पूरा हो गया। उस वक्त कॉमन सेंस से आदमी ले नहीं पाता है, चार्ट्स की मदद से ले पाता है। तो यहाँ पे भी जो माहौल गर्म है, तो कॉमन सेंस तो आपको बेचने नहीं देगा, पर चार्ट चीख चीख के कह रहे हैं बेचो और भागो अब लार्ज कैप फार्मा से। ओके, बेचो और भागो लार्ज कैप फार्मा से, ये इस समय पिक। लार्ज कैप आईटी में क्या करें और मिड कैप आईटी में कोई स्टॉक पिक? मिड कैप आईटीज में देखिए हमारे वो एलटीटीएस, एम्फेसिस सब मेंटेन्ड है, पर वो निवेश के लिए लॉन्गर टर्म आइडियाज हैं। जो नौकरी पे भी एक बड़ा बाई कॉल जब आया था, वो ट्रिगर होने लग गया है प्रॉपरली। तो इन्फो एज, नौकरी, एलटीटीएस, करीब करीब आप ये कह लो कि मिड कैप आईटी में ऐसा कोई भी शेयर नहीं दिख रहा है जिसको मैं रिजेक्ट कर सकूं लेने के लिए। नहीं लेना है तो जिसको जो पसंद आए वो ले ले। और लार्ज कैप आईटीज में ट्रेडिंग के लिए एक बार हॉल्ट आ गया है। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस तीनों ने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन पर ट्रिगर करा दिया, तो लार्ज कैप की कहानी अलग है। और मिड कैप आईटीज में अभी भी अच्छा पैसा माल उठा के बैठने वाले के लिए 3 से 6 महीने में बनना नजर आता है। सुशील जी, एक स्टॉक जिस पे काफ़ी चर्चा हो रही है आजकल कार्यक्रम में, और ये लोअर एजेस पे ही है, और आईएक्स, आपका व्यू 144.15 पे यहाँ पे? देखिए आईएक्स ने भी एक मेंटेनेंस मूव दिया है। बीएसई और एमसीएक्स के साथ साथ हमारी इस पर पास्ट में भी बात हुई थी कि देखिए इसकी चार्ट के साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि बीएसई के साथ साथ एमसीएक्स भी एक रिसेंट रिटर्न दे देगा। आईएक्स में धोखा बन जाएगा ऐसी ही संभावना लगती है। और ये देखिए साफ साफ इसकी चार्ट को देख के हम तो नहीं ले पाएंगे, मतलब हमको एक पद्धति से, एक सिद्धांत से, एक सिस्टम से, एक अनुशासन से चलना पड़ेगा। ये मिस भी हो गया कोई कारण से, किसी ने पकड़ के खींच दिया WXYXZ मूव पे, बिल्कुल मेरे लिए तो यहाँ लेना मुनासिब नहीं है। हर स्टॉक की चाल को पकड़ने का मैंडेट मेरे को दिया नहीं ऊपर वाले ने। 141 के नीचे जाएगा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट, बस हम इसको 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट सेल करेंगे। घट जाएगा स्टॉप लॉस काट देंगे, हमें नहीं लेना आईएक्स। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार को फिर बात करेंगे आपसे, खास बातचीत। थैंक यू सो मच। चलिए इस शो को यहीं समाप्त करते हैं, और सुमित आ गए हैं स्टूडियो में और ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। सुमित, गुड मॉर्निंग।